हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उससे पूर्व में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही बड़े तो गुंडे मायावती जी के द्वारा एक किसी बड़े गुंडे को गुंडा बोलने का हक गुंडों की नहीं। छाती पर मोहर लगा दो आपसे हाथी बड़ा पर। गुंडा और कोई नहीं इसके है। बावजूद अगर ये सब इनके ही नेता थे चौपाल और सिंह, ये धमकियां उनको दी जाएंगी नेत्री को बंदी कह कोई दिया इस था। तरीके से नहीं वो बात लोग आज सब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे। इनको शर्म आनी चाहिए, नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब बोलने मरना नहीं चाहिए। इनको आप शर्म आनी चाहिए और नहीं चुल्लू भर पानी आप में गोली डूब मार मरना दो। चाहिए। ये भाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि जो है गरीबों की जमीन घेरने का काम, गरीब जमीन घेरने का काम, व्यापारियों को लूटने का काम, ये भाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इन गुंडों से तो भगवान बचाए, इन गुंडों से तो भगवान बचाए। और इनको जो है इसका परिणाम मिला, इन गुंडों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर भेज दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाषा नहीं होगी उत्तर प्रयोग। प्रदेश की जनता ने 45 पर लाके रख दिया। और मुझे लग रहा है आगामी आने वाले चुनाव में ये 28 नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम विषय पर चलने से पहले 2-3 विषयों पर चर्चा करेंगे। आज जाहिर है कुछ समय अधिक लगेगा हमारे दर्शकों का डिबेट पर चलने से पहले। और सबसे पहले हम पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज प्रभात अवस्थी जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महामंत्री रहे विभिन्न पदों पर। प्रभात अवस्थी जी और अभिषेक बाथम्बे जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा का पक्ष रखेंगे। भाजपा का पैनल है। कांग्रेस से शुभम तिवारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और विवेक नारायण मिश्रा, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। कांग्रेस से जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं समाजवादी पार्टी के, और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आलोक बिहारी जी भी जुड़ने को हैं आज। ये पैनल है भारतीय जनता पार्टी का। जाहिर सी बात है, दो चर्चा हम लोग कर ले। एक तो आज 25 जून की तारीख है और 25 जून 1977 को 1900 इस तारीख को आपातकाल लागू होने की तिथि से जोड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में बड़े बड़े कार्यक्रम किए। समाजवादी पार्टी ने जो इस आपातकाल में मीसा और DIR में जो लोग जेल गए थे उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया, उनकी पेंशन शुरू की। ये बड़ा काम किया था समाजवादी पार्टी सरकार ने। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने जिन योजनाओं को नहीं बंद किया है उनमें एक योजना ये भी है, लोकतंत्र सेनानी की पेंशन योजना। और तो ये 25 जून की तारीख इस आपातकाल के लिए याद की जाती है। आज भले ही आपातकाल लागू ना हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, चर्चा है, उस समय भी पत्रकारों पर कलम पर पहरे लगे थे। आज भी स्थिति लगभग वैसी ही है। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विभिन्न, जिनके जिनकी कलम से जिनकी जो दिशा देते थे लोग, वो अधिकांश पत्रकार आज नौकरी में नहीं है। और उसके पीछे जो पत्रकारिता की आज़ादी है उसके पीछे के कारण है। और अंतर केवल इतना है कि इस समय सोशल मीडिया ने उन तमाम संपादकों को नौकरी में ना होते, कोई प्लेटफार्म या चैनल ना होते हुए भी अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का एक प्लेटफार्म मुहैया करा रखा है। कुछ और समानताएं भी हैं, हम आगे उस पर चर्चा कर सकते हैं बाद में। दूसरी चीज, एक अभी जो घटनाक्रम हुआ एटा में, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और एक आदेश जारी किया है। उनके जो
ओएसटी हैं, उनकी तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि जो निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके खिलाफ 3 जुलाई तक, जब तक की चुनाव प्रक्रिया चलनी है जिला पंचायत अध्यक्ष की, तब तक कोई मुकदमा न लिखाया जाए, और मुकदमा लिखा भी जाए तो उनकी गिरफ्तारी न की जाए, और इस चुनाव में भाग लेने से उन्हें मताधिकार से वंचित न किया जाए। ये एसके सिंह हैं, विशेष कार्याधिकारी। 25/6/2021 यानी आज का ही एक पत्र है, और उसमें सीधा सीधा ये आदेश है कि अध्यक्ष जिला पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी भी नवनिर्वाचित सदस्य के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज न किए जाएं, और यदि दर्ज भी हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, ताकि उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सके। यदि इस प्रकार की कार्रवाई करके किसी सदस्य को मताधिकार से वंचित किया जाता है तो ऐसी कार्रवाई करने वाले अधिकारी के विरुद्ध आयोग द्वारा प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये एसके सिंह विशेष कार्याधिकारी हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, उनकी तरफ से ये आदेश जारी हुआ। महत्वपूर्ण आदेश है कि जो स्थितियां एटा में बनी हैं, उसके बाद में वहाँ मुकदमे लिखे गए हैं, और बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं, भू माफिया घोषित किया गया है वहाँ पूर्व विधायक को। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको देखते हुए ये राज्य निर्वाचन आयोग का ये आदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और जो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं उन्हें इससे काफी राहत मिलने की संभावना है कि गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी, और किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण आदेश था, इसकी चर्चा आज के इस बुलेटिन में शुरू करने से पहले आवश्यक। कल नामांकन होना है जिला पंचायत अध्यक्ष का, और अब स्थिति, जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो गई है। जो लोग कह रहे थे कि हम समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तस्वीर बिल्कुल साफ है। आज अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जो मोनिका यादव के भाई हैं जिनका कल निष्कासन हुआ है, कल सारे लोग पूरी भाजपा टीम के साथ में कायमगंज में एक जिला पंचायत सदस्य के घर पर थे, और पूरी संयुक्त रूप से इस पूरे अभियान को लिया जा रहा है। हमने अभी खबर भी चलाई है कि जो समर्थित हैं, जो समर्थित थे, उनको लेकर के भाजपा उन पर पूरी तरह से समर्पित हो गई है, और पूरी तैयारी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिला सहकारी बैंक का चुनाव लड़ा, बिल्कुल घनघोर कोविड काल चल रहा था, और उसके बाद में भी कन्नौज फर्रुखाबाद के तमाम भाजपा नेता एकत्रित किए गए थे, जमा किए गए थे। वही स्थिति कल बनने वाली है, और सारे नेताओं को सहकारी बैंक में बुलाया गया है। अनिल मिश्रा जी, ये भी एक संयोग है कि जब समाजवादी पार्टी के पास समाजवादी पार्टी का बैंक पर कब्जा होता था, तब ऐसी स्थितियां होती थी नामांकन वगैरह की, तब उस समय भी सपा नेता इसी बैंक में इकट्ठा हुए। अब केवल अवसर, मौके बदल गए हैं, तारीख बदल गई है, और केवल इतना है कि सरकार भाजपा की है, सहकारी बैंक पर कब्जा भाजपा का है, तो वहां जमावड़ा भी भाजपा नेताओं का लगेगा। वही स्थिति जहां पहले सपा नेताओं का जमावड़ा लगता था, सपा का कब्जा रहा जब तक बैंक पर, वहां सपा नेताओं का जमावड़ा लगता था, इस बार भाजपा नेताओं का जमावड़ा उस बैंक पर लगेगा। तो ये सीधी जंग अब सपा और भाजपा में ये इतिहास में दर्ज है, जो इस जो चुनाव हुआ 2021 का, कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, और बार बार ये बात कही जा रही है। अब पत्रकार के साथ साथ हम लोग को वकील और जज भी घोषित कर दिया गया। हम लोगों ने तो आज से 20 साल पहले वकील का खिताब पाने के लिए पूरी विधिक कार्रवाई की थी, पंजीकरण कराया था। तो इसमें हमारे खिलाफ अटकल बोलने की कोई मतलब नहीं। हम हैं वकील, और वकालत के पेशे में अगर होते तो जज भी बन गए होते। ये स्थिति, तो वो स्थितियां बिल्कुल साफ कि आमने सामने की स्थिति अब सपा और भाजपा में है। सपा और भाजपा में बिल्कुल आमने सामने की स्थिति बनती जा रही है।
और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। 4 सदस्य जीते थे इस पार्टी के। ये चुनाव आयोग के जो अभिलेख हैं, जो हम लोगों को चिट्ठियां जारी हुई, सूचियां जारी हुई, उसके बाद में निष्कासन का जो पत्र जारी हुआ, वो सारी चीजें अभिलेखों में हैं। वो चुनाव लड़ रही है। और एक चीज हमने ये जरूर देखी थी कि ये चुनाव जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का, ये सदस्यों की संख्या से नहीं लड़ा जाता। जैसे कि सदस्यों की संख्या से नहीं ये चुनाव लड़ा जाता, ये चुनाव रणनीति से लड़ा जाता है, रणनीति से जीता जाता है। तो ये गलतफहमी भी अनिल मिश्रा जी की पार्टी को नहीं होना चाहिए कि सदस्यों की संख्या से ये चुनाव जीत जाएगा। ये चुनाव रणनीति से जीता जाता है। ये विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि चुनाव जो जिला पंचायत अध्यक्ष का है, जो प्रतिनिधि जिसमें डेलीगेट वोटर होते हैं, वो चुनाव रणनीति से जीता जाता है, ये संख्या से नहीं जीता जाता। तो ये स्थिति है। नामांकन के पूर्व की संध्या है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण डिबेट में शामिल हो रहे हैं। 2 चर्चाएं हमने की हैं। आपातकाल का दिन, आपातकाल लागू होने का दिन है, और दूसरे जो चुनाव आयोग का आदेश जारी हुआ उसकी चर्चा हमने की है। जो परिस्थितियां बदली हैं, समर्थित को पूर्ण समर्पित होने की स्थिति जो आई है उसकी चर्चा हमने की है। बाकी आप सब लोग अपने अपने नजरिए से बात करेंगे, अपने नजरिए से आज की इस डिबेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या स्थिति बनी है अभी इस अखाड़े की, इस दंगल की, इस महाभारत की क्या स्थिति बनी है अभी तक, और क्या इस चुनाव की स्थिति और आगे बढ़ने जा रही है। क्या इसका संदेश जो 2022 का चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक बार फिर नेतृत्व तय होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 350 प्लस की घोषणा कर रखी है और रिपीट होने की घोषणा कर रखी है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बीच में ये चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव का क्या संदेश आएगा 22 तक, जब जनवरी फरवरी में विधानसभा का चुनाव होगा, क्या संदेश आएगा, ये सारी चीजें आप मंथन करेंगे। और हमने सारी भूमिका को स्पष्ट किया है, इसी के आसपास ये सारी चीजें चलेंगी। हम चाहेंगे कि आज विवेक नारायण मिश्रा जी इस डिबेट को शुरू करें, जो भी भूमिका है उससे आगाज करें आज की इस डिबेट का। आपका जो विषय था 4 से 16 वाला, 4 से 16 का चमत्कार, तो ये भाजपा के लिए कोई ये चमत्कार वाली पार्टी है, तो 4 से 16 वाला चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन जो भी आपने जिक्र किया कि आज का दिन 25 जून आपातकाल का भी याद दिलाने वाला दिन है, तो आपातकाल तो वो घोषित आपातकाल थी, लेकिन जो इस समय स्थितियां हैं वो अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। आप बताया कि जिस तरीके से पत्रकारों पे, कलमकारों पे जिस तरीके से बंदिशें लगाई जा रही हैं घोषित रूप से, अभी आपको मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा अखबार है मध्य प्रदेश का, उसने अभी कोरोना में पिछले दिनों में जो जिस तरीके से मौतें हुई हैं और जिस तरीके से शमशान घाट पे शवों के ढेर लगे हैं, वो सिर्फ उस अखबार का दोष ये था कि उसने वो कई जगह के फोटो दिखा दिए थे। और आप पता करिए कि उस बड़े अखबार के सारे ऐड प्रदेश से लेके और केंद्रीय स्तर तक के 2 दिन के अंदर सारे बंद कर दिए गए। आज भी मैं डीएम के यहाँ गया था, उससे कई अखबार वाले थे, तो उसमें से चैनल वाले कह रहे थे कि साफ साफ निर्देश हम लोगों के लिए हैं कि योगी और मोदी के खिलाफ कोई बात न लिखी जाए। तो ये क्या आप समझते हैं कि आपातकाल से यह घोषित आपातकाल है? दूसरा, अभी जो आपने कार्य अधिकारी का जो पत्र पढ़ के सुनाया आपने कि 3 जुलाई तक जिला परिषद सदस्य के ऊपर किसी तरह के मुकदमे न लगाए जाए या जेल न भेजा जाए, लेकिन आपने जो एक शब्द का उसमें उल्लेख किया जो उनके पत्र में है कि फर्जी मुकदमे न लगाए जाएं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश शासन भाजपा की सरकार के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग भी आगाह कर रहा है कि निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ फर्जी मुकदमे न लगाए जाएं। ये उन्होंने अपने परिपत्र में लिखा हुआ है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसे खुद जानती है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ
फर्जी मुकदमे लगा रही है, जिसको चुनाव आयोग ने रोका है। ये तो ये स्थिति अपने आप बहुत सी चीजें बयां कर रही हैं कि आज सबसे बड़ी बात है कि देश में एकमात्र भाजपा ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा नैतिकता का दावा करती है, राष्ट्रीयता का दावा करती है। ना दूसरी पार्टी कोई दावा नहीं करती है, राष्ट्रभक्त होने का दावा करती है। दूसरी तरफ आपने कहा कि ये जिला पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का, ये संख्या के आधार पे नहीं होता है बल्कि रणनीति के आधार पे होता है। अब ये देखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नैतिकता वाली पार्टी कहती है, वो रणनीति कैसी अपनाती है। जहां 4 सदस्य हों जिस पार्टी के और वो जिला पंचायत अध्यक्ष का दावा कर रही हो, तो आप कि नैतिकता बनाम रणनीति, मैं समझता हूं जिस तरीके से इनके दावे थे तो उस तरीके से नैतिकता के हिसाब से तो कहीं भी इनको दावा करने का औचित नहीं बनता है ये। लेकिन आज ये चुनाव साबित कर देंगे कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये 4 सदस्य के रणनीति बनाते हैं तो ये रणनीति इनकी रहती है या इनकी नैतिकता रहती है। हमने कहा दूसरी तरफ मैं दूसरी तरफ शेखर साहब 1 मिनट, दूसरी तरफ आज 25 जून सन 15 की भी याद दिला रहा है, जब हमारे प्रधान सेवक जी ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा आज ही के दिन किया था, 25 जून सन 15 को। और इसके लिए 98,098 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था, जिसमें से 41,41,000 करोड़ रुपए खर्चा भी हो चुके हैं। लेकिन पूरा देश जानना चाहता है ये 41,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे बनने शुरू हुए हैं। 2022 में इनको पूरी करने की बात थी। आज ये नैतिकता की बात करते हैं, जो ये इन्होंने घोषणाएं करी हैं। अगर ये देश से झूठ बोल रहे हैं तो ये सवाल भी है। ये जो आज का विषय है, आज 25 जून भी है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की राजनीति के इतिहास का एक काला दिन है। और इमरजेंसी के दंश को अगर किसी ने सबसे ज्यादा झेला है तो समाजवादी लोगों ने झेला है। और इमरजेंसी के खिलाफ समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों ने उस समय आंदोलन किया था। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और उसमें हमारे नेता माननीय नारायण सिंह यादव जी से लेकर के आज भी हमारे जिले में ही तमाम लोग हैं जो उस समय जेल गए थे, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक। चुनाव हो गया, वो उतना प्रसंग बस है, केवल चुनाव रहिए। और समाजवादी लोगों ने लोकतंत्र सेनानियों की जो मान जो उनका होना चाहिए वो अपनी सरकार में किया। निश्चित तौर पर जो बात आपने कही है इमरजेंसी वाली, 1 मिनट सिर्फ उस पर बोलेंगे। घोषित इमरजेंसी जनता को उसमें कुछ लाभ भी थे, जैसे रेलगाड़ी समय पे आती थी, लोग ऑफिस समय पे जाते थे, वो अब एक भी काम नहीं हो रहे। लेकिन जो चीजें उस समय सरकार के द्वारा थोपी गई थी, पत्रकार बोल नहीं सकता, कलम लिख नहीं सकती, ये सब काम आज हो रहे हैं। अब स्वयं आपसे ही इसी जिले में कहा गया कि आप पत्रकार हो, वकील नहीं हो, सवाल नहीं, मतलब वो जो, और ये भी शब्द था उसमें, आप वीडियो सुन लेना दोबारा, उसमें ये शब्द था कि जो बोला जाए वो सुनो। एक 45 साल से जो आदमी 40 साल से पत्रकारिता कर रहा है, सामने बैठा हुआ लीडर उससे ये कहेगा कि जो बोला जाए वो सुनो, आप कुछ नहीं पूछ सकते, पत्रकार हो, वकील नहीं हो। इसका मतलब और क्या है कि इमरजेंसी नहीं है, और क्या है। वही जिला पंचायत के चुनाव की बात, रणनीति से चुनाव जीता जाता है। इनके पास कोई रणनीति नहीं, इनके पास सिर्फ पाखंड है और गुंडई है। जब सत्ता में होते हैं तो गुंडई करते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तो पाखंड करते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई चीज इनके पास नहीं है जिसको आज तक जनता ने कभी देखा हो। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और हम भरोसा देते हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को कि समाजवादी पार्टी ही ये चुनाव जीतेगी।
और प्रदेश सरकार और भाजपा के लोग किस तरह से इस चुनाव में गुंडगी कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र जो एटा के जिलाधिकारी और कप्तान साहब को लिखा गया है, वो खुलेआम ये प्रदर्शित कर रहा है कि सरकार किस तरह से इस चुनाव में भाजपा के लोग गुंडगी कर रहे थे। निश्चित तौर पर कल नामांकन होगा और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में 3 जुलाई को जब परिणाम आएंगे तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही ये चुनाव जीतेगा। अगर भाजपा गुंडई नहीं करती है तो, और भाजपा गुंडई करती है, नामांकन पत्र छीन लेती है, शासन प्रशासन के द्वारा लठिया के नामांकन ही नहीं करने दिया जाता है, नामांकन रद्द करवा दिया जाता है, तो वो इनको मुबारक हो ऐसी जीत। और ये जीत भी जाएंगे तब भी जनता की नजर में हार जाएंगे। हमारी हार के चर्चे इनकी जीत से ज्यादा होंगे। शेखर जी, अरे क्या कहिए ऐसे लोगों को जिनकी फितरत छुपी रहे। अनिल मिश्रा जी, मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। क्या कहिए ऐसे लोगों को जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। काला दिन मनाया जा रहा आज 25 तारीख को लेकर के, और काले कारनामे मनाने का आगे के दिन की नींव खोदी जा रही। आज ही की तारीख में बुलंदशहर में 20 जिला पंचायत के सदस्यों को पुलिस जबरदस्ती जो है उठा करके ले गई। ये कारनामे सामने आ रहे हैं। और खाली ये वहां के नहीं, आपने एटा का तस्करा करा, एटा का उदाहरण तो बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है जिसमें कि बिल्कुल व्यक्तिगत तौर के ऊपर बर्बाद करने पे भारतीय जनता पार्टी टूट गई। महाराजगंज आपके जो है वो एटा के अलावा महाराजगंज और जगहों के उत्तर प्रदेश के जो है वो अपने 20 जिलों में जिस तरीके के बागपत में हर जगह जो कांड किए जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग को कि उसने कम से कम तानाशाही और जुल्म के खिलाफ उसने एक ऐसा आदेश दिया है, न्यायोचित आदेश और संविधान सम्मत आदेश, कि जिसकी की वजह से, वरना तो हमें पूत के पांव पालने में नजर आ गए। अभी नामांकन नहीं हुआ है और आपकी जातियां इस हद तक चली गई कि चुनाव आयोग भी बात हुआ है इसको करने के लिए। दूसरी बात ये कि एक बात बहुत साफ कहूंगा मैं यहाँ पे, ये दुस्साहस है, दुर्भावनापूर्ण जो है दुष्कृत्य है कि जिससे कि पूरी की पूरी राजनीति गंदी हुई है, जिससे पूरा का पूरा संविधान, पूरे के पूरे आपके जो है वो नियम कायदे कानून, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को सरेआम कत्ल कर दिया गया है चौराहों के ऊपर, और बिल्कुल जो है निर्लज्जता के साथ। और शायद लगता ये है कि ये जो है वो ऐसा सेमीफाइनल खेला जा रहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में उसमें भी आप जो है वो अपने समझते हो कि हम इस तरीके से जबरदस्ती लोगों को दहशत में डाल करके, आतंक में डाल करके और उनका मत हम हासिल करने की बात करेंगे। मैं आज भी एक चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद के लोगों को, और ये चुनौती है कि आप कुछ भी कर लो, दमन चक्र कुछ चला लो, कहीं से जुर्म जाति की हद कर दो। और आए तो आप थे साधु का वेश धारण करके और सीता को हरण कर ले गए थे एक वक्त के ऊपर, तभी वैसे शासन में बैठे हो। लेकिन ये साफ समझ लीजिएगा कि मत पेटी में जब मत पड़ेगा, फर्रुखाबाद की भारतीय जनता पार्टी भी हतप्रभ होगी कि आत्मा की आवाज पे कहां से किसने वोट दी। और आगे देखिए, इतिहास जो है वो लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा साफ तौर के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी इतिहास लिखा जाएगा और अधिकारियों की निष्पक्षता का, अधिकारियों के पक्षपात का भी इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास की कलम आज जो है किसी पत्रकार की कलम को आप कह सकते हो कि आप जज ना बनो, आप जो है वो अपने वकील ना बनो, लेकिन इतिहास की कलम को कहने का दुस्साहस आज तक कोई नहीं कर पाया है। इतिहास की कलम जो है, मालूम कौन सी कलम होती है? ये कलम जो है वो सत्य की धर्मपीठ होती है, तो शिवम सुंदरम गाती है, और राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। ये जब इतिहास लिखा जाएगा उस वक्त के ऊपर फर्रुखाबाद जिला पंचायत का भी इतिहास होगा। और आप इकट्ठे हो रहे हो, आप इकट्ठे हो रहे हो सहकारी बैंक में, मुबारक आपको। एक दफे इकट्ठे हुए थे तो उसके बाद में जो है वो हद हो गई थी कानून का मजाक उड़ाने की और जातियां करने की। आज भी आप शायद इसी मंशा से इकट्ठे हो रहे हो, लेकिन जनता सब देख रही है। और मैं एक बात और कह दूं आपसे, रंग बदलते गिरगिट देखा, रंग बदलते चेहरे, जुल्म जबर का होते देखा, लगे जुबा पे पहरे, और सिसकी लेते सच्चाई को 100 ताले जकड़े देखा, धूर्त और मक्कारों को तो चौराहों पे अकड़े देखा, हमदर्दी का लगा मुखौटा, लूट लुटेरी लूटे भैया, ताता थैया ताता थैया।
ताता थैया का खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। एक आखिरी बात मैं कह दे रहा हूं जिसमें आपकी इजाजत के साथ में, और वो आखिर ये है कि आपके जो है अब अपने जो है वो अपने उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो अंकुश लगाओ, थोड़ी सी शर्म करो। आकाशी आग जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र कातिल की कम हो जाती है। आपका चेहरा नुमाया हो गया, चेहरे के दाग और धब्बे सामने आ गए, ये पब्लिक है, सब जानती है। और आपको धन्यवाद कि आप हर मामले में कहीं ना कहीं उदाहरण देते हुए, इतिहास की चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी से इतने भयभीत हो कि समाजवादी पार्टी को जरूर ले आते हो सामने। ये आपका भय, आपको मुबारक, धन्यवाद। देखिए, पहले तो शेखर जी, जो आपने आज चर्चा शुरू करी थी इमरजेंसी की, तो बड़ा शौक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इमरजेंसी पर बोलना, क्योंकि अपने करने का तो आपकी सरकारों में कुछ रह नहीं गया है, तो फिर इमरजेंसी पर चले जाते हैं, फिर पुराने मुद्दों पर चले जाते हैं। अरे साहब, किस इमरजेंसी के दिवस पर आप ये सब इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? कम से कम सोचिए, आज ही के दिन चुनाव आयोग ने आपकी अघोषित इमरजेंसी को लेकर एक निर्णय दिया है, इस पर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और कौन सी नीति आपकी, कौन सी नियत आपकी जो आप इमरजेंसी पर बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको आप आतंकवादियों का संरक्षक कहा करते थे, उनको आज आप बुला रहे हैं। कहां गई आपकी नीति, कहां गई आपकी नियत? तो इमरजेंसी पर बोलने से पहले, मैं ज्यादा तो इमरजेंसी पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले तो इस पर एक बढ़िया डिबेट, क्या आप समझ लीजिए 3 घंटे की पूरी मूवी बना सकते हैं। खैर, वो दौर दूसरा था। बात जब हम करते हैं जिला में चुनाव की, जो इस समय चल रहा है, बड़ा खींचातानी हो रही है, बड़ा जनता को देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर भाजपा चुनाव लड़ रही है या नहीं, ये अजीब सा मजाक है। क्योंकि जो देखने वाली बात है कि ये लग रहा है समाजवादी पार्टी की जो आंतरिक कलह है, कहीं ना कहीं चुनाव तो उन दो धड़ों के बीच में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास है ही क्या? पूरे देश में केवल एक ही सोच के साथ उधारी के नेता जैसे मिल जाएं, जहां मिल जाएं, अपनी शख्सियत, अपनी स्थिति बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रही है। आप बताइए, जिस पार्टी को अपने चुने हुए, अपने सिंबल से चुने हुए, अपने समर्थित पहले से चुने हुए सदस्यों पर विश्वास ना रहे, हर जगह तो उधार के नेता लेके लड़ाने पड़े, क्या फायदा है भाई? क्यों डींगे हाँकते हैं? विधानसभा में 350 आपके पास हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर से नेता लेकर जो है अपनी पार्टी चलानी पड़ रही है। तो विश्वास की एक बहुत बड़ी कमी है भारतीय जनता पार्टी में, और इतनी कमजोर है भाजपा कि देखिएगा कि इतनी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी कि समर्थित प्रत्याशी को और उसके साथ आए हुए अन्य नेताओं को भाजपा में शामिल भी नहीं करा पाए, सदस्यता भी नहीं दिला पाए। फिर इस बात पर अगर हम ये बोलें कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दो गुटों की लड़ाई है साहब इस चुनाव में, तो वो गलत नहीं होगा। यहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी उनको जो है बाकायदा पार्टी में शामिल कर लेती, देखिए समाजवादी पार्टी ने तो बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, जिन्होंने बगावत करी उनको जो है निष्कासित कर दिया। अरे उनके यहाँ तो इतना सब होने के, विपक्ष में होने के बावजूद नियमावली काम कर रही है। आपके यहाँ तो आप तो अब तो मिस कॉल पर सदस्य बना देते हैं, अरे एक मिस कॉल करवा लेते, शायद कहीं ना कहीं डिग्निटी बच जाती भारतीय जनता पार्टी की कि जिनको हमने समर्थन दिया है वो हमारे ही प्रत्याशी हैं। खैर, इज्जत बचाने के लिए साहब इस तरीके के छोटे छोटे काम भारतीय जनता पार्टी करती रहे, और इन्हीं सब कामों से अब आपका बेड़ा पार भी हो सकता है। तो इसलिए इमरजेंसी वाली बात पर, इतिहास पर इतना ज्यादा फोकस मत करिए, 2022 पर फोकस करिए, क्योंकि इस तरीके से जो उधारी से आपकी राजनीति चल रही है, ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। जनता भी आपको देख चुकी है। तो इस पर अगर आप कुछ बताएं कि इसके बाद आप 4 के 16 कैसे करेंगे, वो ज्यादा जरूरी होगा। अभिषेक गौतम, हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? जी, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा बड़े बड़े प्रवचन दिए गए। एक कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि साहब भारतीय जनता पार्टी उधारी के नेता ले रही है, और 2022 के चुनाव की चर्चा कर रहे थे। महोदय, मैं फिर इनको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एक तो जिला पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, दूसरी चुनाव कर रहे हैं 2022 के चुनाव की। जिला पंचायत में आपके पास सिंगल मेंबर नहीं है, आप 3000 मेंबरों में से 45 मेंबर जीते हैं, और उसके बाद आप आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर।
आप अपनी जमीन टटोलिए, आप अपनी जमीन बचाने की बात करिए और भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाने बंद करिए। दूसरे, समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे थे कि जो है ये लोकतंत्र का कत्ल है कि 20 जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस उठा ले गई। महोदय, मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि जब फर्रुखाबाद में ठीक आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी के ही 2 धड़े चुनाव लड़े थे और उस समय की स्थितियां क्या थी कि साहब 9 वोट पड़े और 21 वोट उस समय भी नहीं पड़े थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, चुनाव लड़ रहे थे सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग। और एक तरफ जहां 4 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, उसमें एक मंत्री जी भी थे, उसके बावजूद भी स्थितियां क्या थी कि बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने यहाँ 21 वोट डालने नहीं दिए थे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की, अरे सुन लीजिए, अरे राजेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बोलिए मत, पहले राउंड में बोलिए मत, आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर ये समझ लीजिए। अनिल जी पहले म्यूट कीजिए, अन्यथा ये बोल नहीं पाएंगे, पहले राउंड में बोलना बंद कीजिए, पहले इनको म्यूट। आपका क्या इतिहास है? आपका क्या होता है? आपका इतिहास क्या है? आप बाहर से लाएंगे उनको लाएंगे फर्रुखाबाद की राजनीति को गंदा करेंगे? नहीं, आप फर्रुखाबाद की राजनीति को गंदा करेंगे? आप बाहर से गुंडे लाके जो फर्रुखाबाद की राजनीति को गंदा करेंगे? जो गुंडे सुन लीजिए, जो गुंडे लगातार पिछली 5 साल गुंडई करते रहे, उससे पूर्व में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही, तो मायावती जी के द्वारा किसी बड़े गुंडे को गुंडा बोलने का हक नहीं। छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, तो इसके बावजूद इनके ही नेता थे चौपाल सिंह, कह दिया था, वो लोग आज सब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे। इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, उसके ऊपर पानी में डूब मरना चाहिए। ये भाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि जो है गरीबों की जमीन घेरने का काम, जमीन घेरने का काम, व्यापारियों को लूटने का काम, ये भाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इन गुंडों से तो भगवान बचाए, इन गुंडों से तो भगवान बचाए, और इनको जो है इसका परिणाम मिला, इन गुंडों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर भेज दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने 45 पर ला के रख दिया, और मुझे लग रहा है आगामी आने वाले चुनाव में ये 28 सुरक्षित कर पाएगी। अरे अभी आप गुंडे कह रहे थे ना, अरे अब दर्द हुआ पेट में, अरे गुंडे हो गुंडे कहा जाएगा, गुंडे हो गुंडा कहा जाएगा। अरे ठीक है, अक्षय जी चलिए, प्रभात जी को सुनिए। हाँ ठीक है, ठीक बोलने लग रहे थे हम। अरे ये अभी जब गुंडा करे तब इनको दर्द नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर का आरोप लगाते हैं, इनके द्वारा क्या पिछले 5 साल में किया गया, ये किसी छुपा है? आप बता दीजिए। अब क्या नहीं हो रही थी, प्रभात जी बोलिए, नहीं हो रही थी। प्रभात जी बोलिए। हाँ आज अरे जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभात जी बोलिए प्रभात जी। शेखर जी, भाषा का संयम अगर सभी पक्ष रखें तो ठीक लगता है। पहले राउंड में किसी को व्यवधान डालने की जब नहीं है तो फिर उसमें व्यवधान मत डाला जाए। जहां तक हमारे साथी लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी से उधार प्रत्याशी लिया और पार्टी जो है अराजकता कर रही है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने एक पत्र जारी किया, एक आदेश जारी किया कि फर्जी मुकदमे न लिखे जाएं। बिल्कुल सही बात है कि फर्जी मुकदमे न लिखे जाएं, इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन असली मुकदमे तो लिखे जाएंगे और असली मुकदमों में गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि जो कारनामे हैं वो तो सब असली है, फर्जी तो है नहीं। और जो लोग फर्जी करते रहे हैं, फर्जी को असली बनाते रहे हैं, उनको हर चीज फर्जी लगती है। और वही इन्होंने तो दूसरे दलों की बात छोड़िए, इन्होंने अपने कार्यकाल में अपने ही दलों के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए थे। बात जिला पंचायत की है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बेईमानी और उससे
जो अराजकता से चुनाव जीता होता तो 30 जिला पंचायत में 4 जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते होते, तो 30 में 28 जिला पंचायत सदस्य हमने जीत लिए होते अगर बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लिया होता। और फिर जिस विषय पर जिस प्रत्याशी की बात करते हैं कि आज वो प्रत्याशी उनकी नजर में खराब हो गया, गुंडा हो गया, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही परिवार में समाजवादी पार्टी के ही परिवार क्या है व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी तो केवल उस प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है। अगर वो खराब है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गया इसलिए वो खराब हो गया, और जबकि उसके परिवार का इतिहास समाजवाद से है और उस समय के समाजवाद से इतिहास है जिस समय मुलायम सिंह की राजनीति शुरू भी नहीं ठीक ढंग से हो पाई थी। तो इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है। मुलायम सिंह तो बाद में आए थे, उनके बाबा पहले समाजवादी पार्टी में थे। तो समाजवाद किसको कहते हैं ये सोचना पड़ेगा। सोशलिस्ट पार्टी अलग थी और आज की समाजवाद और तब के समाजवाद में जमीन आसमान का अंतर है। आज समाजवादी वो हैं जिनके रूप और तस्वीर अलग है, और वो समाजवादी आचार्य नरेंद्र आचार्य और जॉर्ज फर्नांडिस ये सब उनका चरित्र देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देख लीजिए। आज किसको समाजवादी बात करेंगे। और हमारे मित्र कांग्रेस के शिवम जी ने जो कहा है कि साहब आपातकाल की बात न करिए, इसलिए है कि आपातकाल का दृश्य इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने भोगा नहीं है, इन्हें मालूम नहीं कि आपातकाल में हुआ क्या। उसको पढ़िए आप। और मैं दूसरों के पढ़ने या भाजपा नेताओं के पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूं। आप इंदिरा गांधी के विशेष सचिव विशन अरोड़ा की किताब को पढ़िए, तो उनकी डायरी ली उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जो इंदिरा गांधी के सचिव रहे हैं उन्होंने लिखा है कि स्वाधीनता के बाद दुनिया में देश का सबसे बड़ा कुकर्म का अगर कोई कांड हुआ है तो वो आपातकाल हुआ है। ये इंदिरा गांधी के सचिव ने लिखा है। चलिए ठीक, चुनाव पे रहिए प्रभात जी। समय करते हैं ना, अपनी बात कहने में लगे हैं, चाहे कुछ भी कहो वही सब चीजें सही हो जाएं, सारी चीजें मान ली जाएं। 2015 में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहा था और क्या किया था, ये जिला यही था, यही जिलाधिकारी थे, यही प्रशासन था। तो भाजपा के लोगों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि अपने गिरहबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी केवल निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते उनको समर्थन दे रही है। उनको जो भी नैतिक बल पे समर्थन देने के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे और उनको विजयी बनाएंगे। अंततः जो आरोप दूसरे ऊपर लगा रहे हैं, ये सारे आरोप कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही परिलक्षित होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हम ये कहना चाहेंगे कि बड़े इतिहास से प्रभात जी इतिहास पढ़ के आए हैं, लेकिन उन्होंने सही से नहीं पढ़ा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बाबू राजेंद्र सिंह या नरेंद्र सिंह कभी नहीं रहे। नरेंद्र सिंह यादव 1993 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे मोहम्मदाबाद से, 92 में पार्टी बनी और 93 में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद से राम सेवक यादव चुनाव लड़े थे। कांग्रेस से लड़े थे नरेंद्र सिंह यादव। मैं नरेंद्र बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पिता राजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ। और मुलायम सिंह का इतिहास अलीवर और छबराम के साथ का इतिहास है, मुझे मत बताइए। बोलिए इतिहास क्या है। जनता पार्टी से बदल गए चुनाव लड़े थे। नेता नहीं थे और ना आए और ना आगे होंगे, ये स्वीकार करिए। नरेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी से कभी विधायक नहीं रहे, ये स्वीकार करिए। बोलिए आप चैनल पर कि नरेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल से कभी विधायक नहीं बने, स्वीकार करिए। लेकिन वो बात अभी सामने आई कि मुलायम सिंह ने भी राजनीति शुरू नहीं की थी, वो तो समाजवादी थे। इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग सुन लीजिए। अभी तक भाई नरेंद्र सिंह यादव, भाई सचिन यादव, भाई मोनिका यादव, इनकी आप वकालत करती थे। आज भाई आप केवल ये खराब हो गए।
कारण सिर्फ ये है कि वो आपकी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव तकलीफ पड़े। बोलो शुभम, बोलो जल्दी से। शुभम, अनिल मिश्रा जी, विवेक जी, जल्दी बोलिए। देखिए, एक मिनट मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं बहुत एक मिनट भाजपा के लोगों से निवेदन करूंगा, एक मिनट मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। प्रभात जी एक मिनट, प्रभात जी एक मिनट सुन लीजिए। राधेश्याम भैया चुप हो जाओ, राधेश्याम भैया दूसरे का नंबर है, चुप हो जाओ। एक मिनट भैया सुन लीजिए। यादव के लिए है तो बाबा आदित्यनाथ के लिए भी है, वो भी उत्तराखंड से आए हैं, उन बहुत आक्रांता प्रदेश के। भैया राधेश्याम जी अब एक मिनट धैर्य रखिए सन्यासी भैया। है, कभी सन्यासी नहीं बन पाएंगे आपके समाजवादी पार्टी के लोग जो लगातार गुंडाई करते रहे। उनकी योगी जी से तुलना कर रहे हो। शर्म अरे करो, जब शर्म आप करो भैया मेरा भी तो एक बात सुन लो। व्यक्तित्व से, ये योगी जी जैसे व्यक्तित्व थे तो गुंडों और माफियों की तुलना कर रहे हो। शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तित्व से गुंडे और माफियाओं की तुलना कर रहे हो। शर्म करो, चुल्लू पर पानी डूब के। जिसके ऊपर 19 मुकदमे लगे वो सन्यासी है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? 19 मुकदमे वाला के लिए 19 मुकदमे लगे हिंदुत्व के लिए। चलिए बोलो शुभम, बोलो। देखिए भाई, मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात बड़े गौर से सुनी है। मैं मुद्दे पे उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि बात आपकी ठीक है साहब, आप काफी सीनियर हैं। मैंने इंदिरा जी का दौर, इमरजेंसी का दौर नहीं देखा, लेकिन साहब देखा तो मैंने भगवान राम का दौर भी नहीं है। लेकिन आपके तथाकथित राम राज्य में मैंने जाति विशेष की राम के नाम पर दाढ़ी नुचती देखी है। तो ये बड़ा जीवंत उदाहरण आपको बता रहा हूं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा तेजी से कह देते, किसी को भी गुंडा कह देते, भ्रष्टाचारी कह देते हैं। क्या शर्म नहीं लगती? उन्हीं गुंडा और भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में लेते हैं। कैसे सोते होंगे आप लोग, कैसे नींद आती होगी आपको? मतलब शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है साहब। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उन्हीं ने, अरे सुन लो भैया सुन लो, भैया सुन लो। देखिए भाई, आप डरते बहुत है। देखिए भाई, आप सुनते नहीं है। जनता पार्टी से समर्थन ले लिया तो वो गुंडे हो गए। आप बता दीजिए। आज मोनिका यादव ने, अभिषेक जी मैं धैर्य पूर्वक बात रख रहा हूँ, आपको सुनने की क्षमता नहीं है क्या? प्रभात जी भी तो है, वो भी तो चुप है ना। प्रभात जी भी तो चुप है ना, बात सुन लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। अरे भैया जवाब देखिए ऐसा है, भाजपा वाले अगर ये सोचे कि आप ही बोलेंगे तो देखिए तानाशाही तो नहीं है साहब। बोलने का मौका तो दो भैया, बोलने का मौका तो दो भैया। अरे आप ज्यादा जानते हो, आप ज्यादा जानते हो, हम कम जानते हैं। आप बहस कर रहे हो, चलो बोल लो भाई। जनता केवल ये देखेगी कि अभिषेक जी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। बोलिए चैनल पे, चलिए बोलिए। अब हम बोल रहे हैं, अब हम अपनी बात कह दें अगर आपको सुनने की क्षमता हो तो। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि जिनको आप गुंडा उंडा बोल देते हैं साहब, उनका तो आपके सांसद, आपके चारों विधायक, आपकी पूरी जिला कमेटी उनको माला पहना के अपने कार्यालय में स्वागत करती है और केवल समर्थन देती है, अपनी पार्टी में शामिल भी नहीं करती है। तो भाई आप क्यों गुंडा बोलते हो भाई किसी को, जब उनको आपको गले से लगाना पड़ता है? ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर के नेताओं को जो है आतंकवादियों का संरक्षक बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, फिर उन्हें गले लगाते हैं। तो ऐसा है, एक मार्जिन छोड़ना चाहिए। सामाजिक जिंदगी में आपको रहना है, कम से कम जनता के बीच में तो आपकी सोच साफ होनी चाहिए कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी वाकई में राम के पद चिन्हों पर चलती है। देखिए दोहरी राजनीति से कुछ नहीं होता। आप हमें कोस लेंगे, कोस दीजिए, लेकिन सच्चाई का अनुसरण करना बड़ा जरूरी है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से काफी दूर जा चुकी है। आप लड़ लेंगे, झगड़ा लेंगे, गाली दे लेंगे, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करिए भैया। आप हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारी आप जिस कश्मीर की बात सुनने को दूसरे को बोलने दीजिए। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आपका मतलब है कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो और आपके द्वारा जो थोपा गया था धारा 370 वो लगातार बना रहे आपके नेता, ये लगातार बयान देते हैं। दूसरी बात, जब तक सचिन यादव, मोनिका यादव समाजवादी पार्टी में थे, जब तक सचिन यादव और मोनिका यादव समाजवादी पार्टी में थे, तब तक वो साहब भले आदमी थे। हाँ बोलिए। सुनिए, अब एक बात मैं आपसे साफ कहूं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए कोई जवाब नहीं चाहता हूं। नोट रखिए, आगे कहिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि हर दफे जब भी कभी बात होती है या कोई आरोप लगता है, समाजवादियों के ऊपर एक सीधा सीधा उनके इतिहास को उठाते हैं कि ऐसा ही आपने किया था। अरे भाई मेरे, अगर ऐसा हमने किया तो उसके बाद में आपके कथित आरोप के हिसाब से हम विपक्ष में बैठे हैं, आपको मुबारक, आप विपक्ष में आने वाले हो। दूसरी बात,
भाजपा जो है वो जो उसने एक आरोप लगाया है, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो जो है अपने सदस्य जो है वो किस रणनीति के तहत रुके थे और कहां थे, अंदरूनी बात नहीं, खुली बात थी लोगों को। लेकिन ज्वलन पार्टी थी, ज्वलन पार्टी में लोग आपस में लड़ते थे। ये दहशत कभी नहीं फैलाई समाजवादी पार्टी के लोगों ने। मैं साफ तौर के ऊपर एटा का उदाहरण दे रहा हूं कि जहां खुलेआम मार्केट गिराया गया हो, सिविल कोर्ट का स्टे हो, हाई कोर्ट का स्टे हो, और ये कई जगह ये कभी नहीं हुआ कि अगर कहीं पे जो है जिला पंचायत के सदस्य कहीं बैठक कर रहे हो, कोरोना के नियम का पालन करके उनको एक बस में भर करके बिल्कुल जो है गुंडों की तरह ले जाया जाए, ये कभी नहीं हुआ। ये जो है वो फर्क है जिसको हिंदुस्तान की जनता जरूर देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जरूर देख रही है। चलिए आज की बहस को, आज की डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं। कल हम एक नए विषय को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के फिर हाजिर होंगे अपने दर्शकों के बीच में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।